Good morning, friends. I am PL Nareda, Assistant Professor, and today we are going to study Daffodils, a poem by Wordsworth. ये कविता आरपीएससी द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरशिप के लिए पूछी जाती है और भी अन्य प्रतियोगिताओं में इसमें से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। डैफोडिल्स नरगिस के फूलों को कहा जाता है। जब कवि ने नरगिस के फूलों की एक बहुत बड़ी पंक्ति देखी तो उस पंक्ति को देख करके, उन फूलों को देख करके कवि इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ, उसका मन जो है नाचने लगा, वह हृदय से गदगद हो गया और उसने ये कविता लिखी। वर्ड्सवर्थ के बारे में थोड़ा सा परिचय हमारे लिए बहुत उपयोगी रहेगा। वर्ड्सवर्थ वॉज बॉर्न 1770। 1770 में वर्ड्सवर्थ पैदा हुआ और 1850 में वो चल बसा। I wandered lonely as a cloud is an example of reverse personification। कविता की जो पहली लाइन है और जो कविता का टाइटल भी है, I wandered lonely as a cloud, ये इसका टाइटल भी है और ये कविता की फर्स्ट लाइन है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्स पर्सनिफिकेशन। ये रिवर्स पर्सनिफिकेशन का एक अच्छा उदाहरण है। रिवर्स पर्सनिफिकेशन मतलब मानवीकरण, और उसको उल्टा कर देना। आई वॉन्डर्ड लॉनली एज ए क्लाउड, मैं बादल की तरह अकेला घूम रहा था। वर्ड्सवर्थ वॉज बॉर्न एट कुकरमाउथ इन कम्बरलैंड एंड स्टडीड एट सेंट जॉन्स कॉलेज एट कैम्ब्रिज। वर्ड्सवर्थ जो है कुकरमाउथ में पैदा हुए, कम्बरलैंड में, और उन्होंने सेंट जॉन्स कॉलेज में अध्ययन किया। इन द अर्लियर स्टेज ही वॉज अफेक्टेड बाय फ्रेंच रिवोल्यूशन। मैं यहाँ पर आपको बता दूं, वर्ड्सवर्थ जब किशोरावस्था में थे तो वे फ्रांस की क्रांति से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इन 1795 ही वेंट टू कैम्ब्रिज विद हिज सिस्टर डॉर्थी एंड मीट कॉलरिज। 1795 में वे कैम्ब्रिज चले गए अपनी बहन डॉर्थी के साथ, और वहाँ पे वे कॉलरिज से मिले। कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज, जो कि एक महान कवि है, उनसे वो मिले। वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज रोट लिरिकल बैलाड इन 1798। वर्ड्सवर्थ ने कॉलरिज के साथ मिलकर के 1798 में लिरिकल बैलाड नामक पुस्तक की रचना करी। द प्रेलूड poem was started in 1798 and completed in 1805। वर्ड्सवर्थ जो कि रोमांटिक कवि है, इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है द प्रेलूड, और ये 1798 में इन्होंने लिखना शुरू किया और 1805 में इन्होंने इसको फिनिश किया। इन 1843 ही बिकेम पोइट लॉरेट आफ्टर रॉबर्ट सदे। 1843 में वर्ड्सवर्थ पोइट लॉरेट की उपाधि से सुशोभित किए गए, और ये उपाधि उनको रॉबर्ट सदे के बाद मिली। बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोइट लॉरेट जब वर्ड्सवर्थ बने तो उनसे पहले कौन पोइट लॉरेट कवि था, तो आप कंफ्यूज ना हो, रॉबर्ट सदे उनसे पहले पोइट लॉरेट था। इन 1808 ही मीट लेक पोइट्स। 1808 में वे लेक पोइट्स से मिले, और लेक पोइट्स कौन से हैं? सदे है, कॉलरिज है, डिक्वेंसी है और विल्सन है। ये झील कवि के नाम से प्रसिद्ध हैं। एंड वॉज लिविंग विद एलन बैंक, और फिर उसी के बाद ये एलन बैंक में रहने लगे। कोलैबोरेटेड वेंचर इज अ पोएम बाय वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज। कोलैबोरेटेड वेंचर जो है कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ की सामूहिक रचना है। इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी इज फेमस फॉर वर्ड्सवर्थ पोइट्री। वर्ड्सवर्थ का ये सेंटेंस, इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, पोइट्री के बारे में कहा जाता है कि कविता क्या है
तो वर्ड्सवर्थ ने कहा कि कविता इमोशंस को रिकलेक्ट करना है, और वो भी ट्रैंक्विलिटी में। ट्रैंक्विलिटी मतलब होता है शांत मूड में बैठ करके जब भावनाओं को फिर से याद किया जाता है। जैसे हमने कोई चीज़ देखी, कोई अच्छा सा दृश्य देखा, और फिर जब हम शांत मूड में बैठे हैं और फिर उस दृश्य को याद कर रहे हैं, शब्दों में उसको उकेरना ही कविता है। डैफोडिल्स वॉज पब्लिश्ड इन 1807 इन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। पोएम्स 2 वॉल्यूम्स नामक इसकी जो बुक है उसमें डैफोडिल्स 1807 में पब्लिश हुई थी। द सब टाइटल ऑफ दिस पोएम इज आई वॉन्डर्ड लॉनली एज ए क्लाउड। इस कविता का जो सब टाइटल है, यानी इसका जो दूसरा टाइटल है वो यही है, आई वॉन्डर्ड लॉनली एज ए क्लाउड। ये कविता की फर्स्ट लाइन भी है। इट वॉज रिटन इन टू एंड इन ग्रासमोर in 1804 when the poet was wandering at Gobero Park with Dorothy। 1804 में जब कवि अपनी बहन डॉर्थी के साथ गोबेरो पार्क में घूम रहा था, तब ये कविता लिखी गई थी। और मैं आपको बता दूं, ये 1807 में पब्लिश हुई थी। लिखी गई थी 1804 में और पब्लिश हुई 1807 में। 2 lines of the poem were written by his wife Mary Hutchinson। इस कविता की जो 2 पंक्तियां हैं वो मेरी हचिनसन ने लिखी है। और वे 2 पंक्तियां कौन सी है? दे प्लेस अपॉन दैट इनवर्ड आइज विद इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। ये जो 2 पंक्तियां हैं, अंतिम 2 पंक्तियां हैं, ये वर्ड्सवर्थ की वाइफ ने लिखी थी। इट इज ए लिरिक इन टेट्रामीटर। ये टेट्रामीटर में लिखा गया लिरिक है। टेट्रामीटर क्या होता है? मोनो डाई ट्राई टेट्रा। टेट्रा का मतलब होता है 4 मीटर और पेंटा मतलब 5 मीटर। तो ये टेट्रामीटर में लिखी गई कविता है। इट हैज़ द सेम स्टेंजा एज द पोएम वीनस एंड एडोनिस। वीनस और एडोनिस जो पोएम है वैसा का वैसा इसका स्टेंजा है। इट्स राइम स्कीम इज A-B-A-B-C-C, यानी इसमें 6 पंक्तियों के स्टेंजा हैं जिनकी राइम स्कीम A-B-A-B-C-C इस तरह से है। अब चलिए हम आपको कविता की शुरुआत करते हैं। I wandered lonely as a cloud। कवि कह रहा है कि I wandered, मैं भटक रहा हूं, lonely as a cloud, वैसे ही भटक रहा हूं जैसे एक बादल, जैसे एक लोनली बादल, अकेला बादल जो है वो घूमता रहता है। That floats on high over vales and dales, vales and hills। और वो बादल कहाँ पे घूमता है, कहाँ पे भटकता है? फ्लोट्स का मतलब होता है तैरना, या तैरने से मतलब है घूमता रहता है। ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। कवि कह रहा है कि जब मैं गोबेरो पार्क में अपनी बहन डॉर्थी के साथ घूम रहा था, वैसे ही घूम रहा था जैसे बादल तैरता रहता है, वेल्स घाटियों में, हिल्स पहाड़ियों में। When all at once I saw a crowd, फिर मैंने अचानक एक भीड़ देखी। मैंने बहुत ज़्यादा मल्टीट्यूड, क्राउड मतलब भीड़। When all at once I saw a crowd, जब फिर मैंने अचानक एक भीड़ देखी। और किसकी भीड़? इंसानों की भीड़ नहीं, a host of golden daffodils। a host, host मेजबान को बोलते हैं। a host of golden daffodils, daffodils नरगिस के फूल देखे फिर मैंने। और कैसे देखे? ए होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स, सुनहरे रंग के डेफोडिल्स को मैंने देखा। और ये जो सुनहरे रंग के डेफोडिल्स थे, ऐसा लग रहा था जैसे मेरी मेजबानी कर रहे हो। होस्ट ऑफ डेफोडिल्स, ऐसा लग रहा था जैसे वे मेरे स्वागत में खड़े हों। बिसाइड द लेक, और ये सब कहाँ पे थे? बिसाइड द लेक, बिसाइड का मतलब होता है बगल में। बीनीथ द ट्रीज, पेड़ों के नीचे, पेड़ के नीचे वहां पर छोटे छोटे नरगिस के बहुत सारे फूल थे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, फ्लटरिंग मतलब फड़फड़ा रहे थे, आवाज कर रहे थे। एंड डांसिंग इन द ब्रीज, यहाँ पे पर्सनिफिकेशन का प्रयोग किया है कवि ने, डांसिंग इन द ब्रीज, क्योंकि हवा से, ब्रीज मतलब हवा से, हवा से वो नरगिस के फूल हिल रहे थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे वो डांस कर रहे हो। फ्लटरिंग, ऐसा लग रहा था जैसे वहां पे डीजे बज रहा हो और वे डांस कर रहे हो। कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन, और ये जो है कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन,
कंटिन्यूस मतलब ये प्रोसेस जो है लगातार जारी रही। एज द स्टार्स दैट साइन, जब तक कि तारे चमकने नहीं लग गए। एंड ट्विंडल ऑन द मिल्की वे, मिल्की वे, मिल्की वे क्या होता है? आकाश गंगा के लिए आता है मिल्की वे। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, और वे सब जो है जब तक आसमान में तारे ट्विंकल नहीं करने लगे, आकाश गंगा में जब तक तारे चमकते नहीं लगे, तब तक वैसे ही थे। जिस प्रकार आकाश गंगा में अनगिनत तारे बिखरे होते हैं, उसी प्रकार डैफोडिल्स को भी देखा गया। कवि ने उनकी तुलना आकाश गंगा के तारों से की है। वे समुद्र के साथ साथ उग रहे थे। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन। स्ट्रेच का मतलब होता है फैले हुए थे। इन नेवर एंडिंग लाइन, ऐसी लाइन में जिसका मानो कोई एंड नहीं आने वाला। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, वे फैले हुए थे और उनकी जो लाइन थी ऐसा लग रहा था कि ये खत्म नहीं होगी। अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, अलोंग द मार्जिन ऑफ द बे, मार्जिन का मतलब होता है किनारा, बॉर्डर, और अलोंग का मतलब सहारे, ऑफ अ बे, बे मतलब खाड़ी, खाड़ी से मतलब यहाँ समुद्र से है। समुद्र के किनारे किनारे वो जो है फैले हुए थे। 10,000 सा आए एट ए ग्लेंस, कवि ने यहाँ पर हाइपरबोल का प्रयोग किया है, अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। 10,000 सो आई, मैंने 10,000 देखे, एट ए ग्लेंस, एक बार में ही, एक झलक में ही मैंने 10,000 डैफोडिल्स के फूल देखे। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, टॉसिंग देयर हेड्स, उनके सिर मानो वे उछाल रहे थे, मानो वे खुशी से अपना सिर जो है ऊंचा उठा रहे थे। स्प्राइटली डांस, और बड़े ही चमकदार या खुशी से डांस कर रहे थे। स्प्राइटली डांस, मूड ब्रिस्कली, डैफोडिल्स के लिए कहा गया है कि मैंने उनको 10,000 देखा, एक बार में ही मैंने उनको देखा। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली, और वे अपना सिर ऊंचा कर रहे थे खुशी से, मानो वे डांस कर रहे हैं। यहाँ पे फिर से कवि ने पर्सनिफिकेशन अलंकार का प्रयोग किया है, मानो वे डांस कर रहे थे। द वेव्स बिसाइड देम डांस, द वेव्स बिसाइड देम डांस, उनके बगल में जो लहरें थी वे भी मानो नृत्य कर रही थी। बट दे, लेकिन वे उनके बगल में जो थी वे भी लहरें डांस कर रही थी। बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, जो लहरें उनके पास थी वो भी डांस कर रही थी। बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, ग्ली का मतलब होता है खुशी। वेव्स लहरें, जो लहरें डैफोडिल्स के पास उठ रही थी वे तो आनंद में फूली न समाती थी, परंतु डैफोडिल्स उन लहरों से भी अधिक आनंदित प्रतीत हो रहे थे। या आउट डिड से मतलब है पीछे छोड़ देना। किन को पीछे छोड़ देना? द स्पार्कलिंग वेव्स, चमकती हुई लहरें, इन ग्ली, जो यद्यपि खुद भी खुशी से चमक रही थी, लेकिन वो जो डैफोडिल्स थे वे उनको भी पीछे छोड़ रहे थे। किसमें? आनंद में। द पोइट कुड नॉट बट बी गे, द पोइट कुड नॉट बट बी गे, कवि तो उस समय केवल उस दृश्य से चकित होकर उन फूलों से ही प्रभावित था। द पोइट कुड नॉट, कवि जो है उन लहरों को नहीं देख सकता था, बट बी गे, लेकिन वो तो खुश था। इन सच अ जोकंड कंपनी, इस तरह की आनंददायी कंपनी में। वह उन फूलों की जो कंपनी कवि को मिली, जोकंड कंपनी, ये जो जोकंड कंपनी उसको मिली, जोकंड का मतलब मेरी, हैप्पी, हैप्पी जो कंपनी उसको मिली उसमें वो बड़ा खुश था। अब देखिए कवि कह रहा है, आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट, मैंने सिर्फ देखा और देखा और देखा। जैसे कोई प्रेमी अपने प्रेमिका को देखता रहता है, देखता रहता है, देखता रहता है, ठीक उसी तरह से कवि उन नरगिस के फूलों को देखता है, देखता है। देखो यहाँ पे गैज्ड एंड गेज, दो बार जो है गैज शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर पन
जो फिगर ऑफ स्पीच होता है, यमक अलंकार जिसको कहा जाता है, वो यहाँ पर है। बट लिटिल थॉट, लेकिन मैंने सोचा बहुत न के बराबर, यानी मैंने सिर्फ देखा, मैंने उस दृश्य का आनंद लिया, मैंने कुछ भी नहीं सोचा। वॉट वेल्थ द सो टू मी हैड ब्रॉट, आज तो मुझे कितना आनंद आया है। वॉट वेल्थ, कितनी संपत्ति, द सो, इस सो के द्वारा, टू मी हैड ब्रॉट, मुझे दिलाई गई है। यानी मैंने ये जो दृश्य देखा है, इससे मुझे कितनी संपत्ति मिली है। संपत्ति यहाँ पैसों की नहीं है, आनंद की संपत्ति मिली है। मुझे आज कितना आनंद यहाँ पर मिला है, कवि कह रहा है। फॉर ऑफ्ट वेन ऑन माई कोच आई लाई, अब कवि वहां से आ गया। अब क्या कर रहा है कवि, फॉर ऑफ्ट वेन ऑन माई कोच आई लाई, कोच मतलब खाट, पलंग, आई लाई, लेटता हूं। जब मैं घर पे आने के बाद भी अब मेरे पलंग पे जब मैं लेटता हूं, इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड, चाहे मैं वेकेंट मूड में हो या फिर पेंसिव मूड में हो। पेंसिव मूड से मतलब है विचार युक्त, थॉटफुल मूड, और वेकेंट मतलब खाली, खाली, चाहे मैं खाली बैठा हूं या मैं विचार युक्त हूं। दे फ्लैश अपॉन, वे नरगिस के फूल जो है फ्लैश अपॉन, चमकते हैं। दैट इनवर्ड आई, मेरी आंतरिक आंखों के लिए। दे फ्लैश, द पोइट मीन्स दैट व्हेन वी आर अलोन वी फाइंड प्लेजर इन रिमेम्बरिंग द पास्ट जॉयस विच वी हैव एक्सपीरियंस। फ्लैश से मतलब चमकते हैं, यानी पिछली जो यादें हैं उनको तरोताजा करते हैं। दे फ्लैश अपॉन, वे मेरे दिल में झकझोरते हैं। अपॉन दैट इनवर्ड आई, आंतरिक आंखों को, आंतरिक नजरों को। विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, और यही तो सॉलिट्यूड का ब्लिस है। सॉलिट्यूड मतलब एकांत समय का, ब्लिस मतलब आशीर्वाद है। यानी जब मैं एकांत समय में बैठता हूँ तब मुझे बड़ा आनंद मिलता है। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स, और मेरा जो हृदय है वो आनंद से भर जाता है। एंड डांसेज विद द डेफोडिल्स, और मेरा हृदय भी उन डेफोडिल के फूलों की तरह आनंद से, खुशी से झूम उठता है। तो ये कविता आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। थैंक यू।